हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग इस समय इंग्लिश के PYQs कर रहे हैं। तो इंग्लिश के PYQs में हम लोगों ने 2021, 2022 और 2023 के सारे एग्ज़ाम्स के PYQs कर लिए हैं। सारे एग्ज़ाम्स के मतलब इंक्लूडिंग इसमें CPO का शामिल है, स्टेनो का शामिल है, CGL है, CHSL है, MTS है और इंटेलिजेंस ब्यूरो है। अभी हम लोग टीयर 1 किए हैं, जिसमें टीयर 1 होता है उसके टीयर 1 किए हैं। टीयर 2 का भी कोई वो नहीं कवर किया है। और 21, 22, 23 तो जिसमें 21 MTS का हुआ है, बाकी सबका 22 और 23 का कवर किया है मैंने। MTS का 22 अभी चल रहा है, मई का अभी ख़त्म कर दिया था, तो जून वाला थोड़ा सा बचा हुआ है, तो 2-3 दिन का पेपर बचा है, वो ख़त्म हो जाएगा। आज 14 जून मतलब 14 जून हम लोग कर रहे हैं। 14 जून का ये शिफ्ट 3 है। 14 जून के बाद 15 जून आएगा, 15 के बाद 19, 20 पर 2 दिन का और बचेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है, खाली जगह है। और हाँ, एक चीज़ आपको आपसे अपील करनी है कि गर्मी बहुत लग रही थी, इसलिए आज मैंने फ़ैन बंद नहीं किया है। तो हो सकता है कि मेरे पीछे फ़ैन की आवाज़ आ रही हो, लेकिन वो फ़ैन की ही आवाज़ होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट इंडियंस वर नेवर दिस माइंडेड। ठीक है, एंशिएंट इंडियंस जो प्राचीन इंडिया के लोग थे, कभी इस तरह से डैश माइंडेड नहीं थे। तो क्या माइंडेड नहीं थे? क्रैम्प माइंडेड नहीं थे, कि नैरो माइंडेड नहीं थे, कि टाइनी माइंडेड नहीं थे, कि स्लिम माइंडेड नहीं थे। तो सोच के लिए जो विचारधारा के लिए वर्ड यूज किया जाता है, वो इसमें से एक ही वर्ड आ रहा है, नैरो माइंडेड। दो होता है, ब्रॉड माइंडेड और नैरो माइंडेड, ये विचारधारा के लिए लगता है। तो ब्रॉड यहाँ दिया हुआ नहीं है, नैरो माइंडेड। क्रैम्प क्या होती है? जो नसों में ऐंठन होती है। आपको पता है, कभी आप लोगों के किसी के, अच्छा कमेंट करके बताइएगा, किसी के हाथ पैर की नसों में या मांसपेशियों में कभी ऐंठन हुई है? तो वही जो ऐंठन होती है, मरोड़ती है मांसपेशियाँ, उसी को कहते हैं क्रैम्प। टाइनी किसके लिए यूज किया जाता है? साइज के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत छोटे के लिए आता है, मतलब बहुत वेरी स्मॉल, स्मॉल से भी छोटा। स्लिम कौन होता है? जो न बहुत पतला हो न बहुत मोटा हो, एकदम छरहरे कद का आदमी होता है, तो उसको स्लिम कहा जाता है। फिट होता है एकदम से, स्पोर्ट्समैन टाइप का होगा। ठीक है, वो पहलवान टाइप का नहीं होगा, स्पोर्ट्समैन टाइप का होता है। तो आंसर आपका कौन सा हुआ? नैरो माइंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से फेलर का क्वेश्चन है। ठीक, द शो प्लेड टू फुल हाउस। ठीक है, जो शो चल रहा था, कोई शो हो रखा, नाटक वाटक चल रहा होगा, वो क्या था? फुल हाउसेस फॉर 5 नाइट रन। 5 रातों तक ये प्रोग्राम क्या था? हाउसफुल रहा है। और एंडेड टू, और जब ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ है तो डैश आप्लास ऑन सैटरडे नाइट। सैटरडे नाइट को कैसा आप्लास है? आप्लास क्या होता है? तारीफ हो रही है, पॉजिटिव जा रहा है। तो कैसा आप्लास होगा? टुमुल्चुअस। टुमुल्चुअस का मतलब क्या होता है? एकदम कोलाहलपूर्ण। कोलाहलपूर्ण, कौन सा कोलाहलपूर्ण है ये? इसमें खुशी भी है, एक्साइटमेंट है। ठीक है, कोलाहलपूर्ण मतलब बड़े जोश खरोश से, हो हल्ला के साथ ये ख़त्म होता है प्रोग्राम। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर, अनफर्टाइल होगा। तो यहाँ पे देखो, प्रोग्राम के लिए फर्टाइल, अच्छा सक्सेसफुल रहा है, तो बंजर कहने का कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। रेड ड्रेस का मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन कह सकते हो। कंपेंसेशन मतलब आपसे किसी का नुकसान हो जाए, उसका हर्जाना भरते हो, तो वो रेड ड्रेस होता है। फिलहाल ये भी नहीं यहाँ लग रहा। सिमेंट्रिक का मतलब क्या होता है? मीनिंग से रिलेटेड है, अर्थ का। ठीक है, तो अर्थ से रिलेटेड है, रिलेटेड टू मीनिंग। तो इनमें से ये भी नहीं लग रहा, तो क्या होगा? टुमुल्चुअस। जब कोई शो 5 दिन सुपर हिट रहता है और 6वें दिन क्या होगा? बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसका एंड किया जाता है। तो यहाँ टुमुल्चुअस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 3rd नंबर वाला। 3rd नंबर वाले में क्या करना है? नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। और किसका? ये ब्रैकेटेड पार्ट है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, है ना। लिखा है कि ही लाइट्स हिज पाइप। पाइप का मतलब क्या होता है? चिलम होती है ना, जो मतलब चिलम पीते हैं। ही लाइट्स हिज पाइप, वो अपनी चिलम सुलगाता है। एंड ऑन मेनी एंड इवनिंग्स। देखो, मेनी के बाद अगर एन लिखोगे तो ये इवनिंग्स नहीं होगा। अगर मेनी के बाद एन लिखा है तो ये इवनिंग्स नहीं, इवनिंग होना चाहिए। ही हेल्प्स मी, ये ही के साथ हेल्प्स है, मी है, ये भी ठीक है। विद डिसेज, ये भी ठीक है। गलती केवल किसकी है? एन और इवनिंग्स में है, यहीं ढूंढना है आपको।
अब ऑप्शन देखते हैं, यहाँ लिखा है ऑन मेनी इवनिंग्स। मेनी, ये मेनी लिखा और ये इवनिंग्स लिखा है। मेनी प्लूरल का हुआ, इवनिंग्स प्लूरल का हुआ। ही हेल्प्स मी विद द डिशेज, ये तो चांस है इसका कि ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ मेनी एंड लिखा और यहाँ इवनिंग्स लिख दिया, तो ये वही वाली गलती फिर से हो गई। और यहाँ क्या लिखा है, देखो मेनी लिखा, इवनिंग्स लिखा है, और यहाँ क्या लिखा, हेल्प्ड लिख दिया। पास्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, देखो यहाँ क्या है, यहाँ वर्ब में एस लगा हुआ ना, ही लाइट्स हिज सिगार। तो जब ही लाइट्स, यहाँ वर्ब में एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हेल्प्ड कैसे हो सकता है उसी आदमी के लिए, तो ये गलत हो गया। तो आपके जो ऑप्शन है थर्ड और फोर्थ वाले वो गलत हैं, और जो सेंटेंस था वो ऑलरेडी गलत था। तो आपके पास एक ही चांस है, फर्स्ट वाला, ठीक है। फोर्थ में आ जाओ। यहाँ क्या करना है आपको, सिमिलर इन मीनिंग, एक वर्ड सजेस्ट करना है जो सिमिलर मीनिंग में है किसके, जो ब्रैकेटेड है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। कन्फ्यूज की सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बताओ। अब देखते हैं यहाँ कन्फ्यूज किस सेंस में आया हुआ है। ही हेजिटेटेड, कोई व्यक्ति है वो हेजिटेट किया। स्टडिंग हर फेस, मतलब कोई लड़की है उसके फेस की स्टडी करनी थी, उसके फेस स्टडी को लेकर के वो हेजिटेशन में था। विद अ कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन, क्योंकि उस लड़की का जो फेस पर एक्सप्रेशन था वो कन्फ्यूज्ड था। तो कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन लड़की के चेहरे पर था, तो सामने वाले ने उसकी फेस स्टडी करने से में हेजिटेट कर रहा था। कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन, अब यहाँ कन्फ्यूज्ड का मतलब क्या हुआ, जब उसको कोई डिसीजन ना हो पा रहा हो। काम एक्सप्रेशन, काम का मतलब क्या होता है, एकदम शांत। तो अगर कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन है लड़की के चेहरे पर, तो शांत एक्सप्रेशन नहीं होगा। असिस्टेड का मतलब क्या होता है, जिसकी हेल्प की गई हो, ये होगा, ये भी नहीं है। पजल्ड मतलब घबराया हुआ, ये पजल्ड कन्फ्यूज्ड हो सकता है। और एक्सप्लिकेटेड का मतलब क्या होगा, एक्सप्लेन समथिंग मेड इजी, कोई चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट रही हो उसको आसान कर दिया जाए, तो वो हो जाता है एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो इसकी भी यहाँ गुंजाइश नहीं है, वही होगा। कन्फ्यूज्ड का मतलब यहाँ पजल्ड है, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं। यहाँ आपको क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो देखो लिखा देयर आर ऑलरेडी मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आर किसके लिए लगा है, एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है। ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी दैट हैड बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ हैड क्यों होगा, देखो लिखा, यहाँ लिखा देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उस महान टेक्नोलॉजी के जो अमेरिका में पैदा हुई। तो जो अमेरिका में पैदा हुई, तो ये बताओ कि टेक्नोलॉजी ने खुद पैदा किया था कि टेक्नोलॉजी पैदा की गई थी। तो टेक्नोलॉजी पैदा हुई थी, टेक्नोलॉजी ने खुद नहीं पैदा किया था। तो ये सेंटेंस किस में होना चाहिए था, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं। पैसिव वॉइस में या तो आप हैड के साथ बीन लगाए दें, हैड बीन लगाए होते तो ठीक था, नहीं तो क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, ठीक है। प्रेजेंट में करोगे तो हैज़ बीन करोगे या इज एम आर करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये गलत हुआ, एक्टिव वॉइस में नहीं होना चाहिए, हैड बोर्न नहीं, हैड बीन बोर्न। हालांकि ये पास्ट में नहीं जाना चाहिए। कोई टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि अमेरिका में पैदा हुई थी अब वो ख़त्म हो गई, क्या वो टेक्नोलॉजी तो आज भी चल रही है, तो आज भी चल रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो होना चाहिए दैट हैज़ बीन बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स या दैट इज़ बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे कर सकते हो ना आप। गलती फिलहाल कहाँ है, दैट हैड, ये रहा आपका थर्ड वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले में है इडियम है, उसकी आपको मीनिंग बतानी है। इडियम क्या है, गो बनाना आज। तो एक दिन और आया था इडियम्स, ये इडियम गो बनाना आज। गो बनाना आज का मतलब क्या होता है, बहुत ही एंग्री, गो एंग्री, कितना एंग्री, एकदम एक्सट्रीमली एंग्री, मतलब ओवर एक्साइटेड, एक्सट्रीमली एंग्री, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, सर फटा जा रहा है गुस्से के मारे। तो होगा टू बिकम एक्साइटेड या एंग्री, ये था पहला वाला हो जाएगा, गो बनानाज, ठीक है। केला जाओ, गुस्सा हो जाओ, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। परसिस्टेंट करेक्ट है, आंसर नहीं होगा। परसिस्टेंट मतलब लगातार, निरंतर। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अवरोध, प्रतिरोध, ये भी नहीं होगा। स्पेलिंग सही है। एक्वेंट की स्पेलिंग गलत है, तो ये आपका आंसर होगा। एक्वेंट की स्पेलिंग क्या होती है, देखो ACQUA। अब यहीं देखना AINT होता है, यहाँ QU के बाद AI होना चाहिए, और यहाँ क्या किया है, I पहले कर दिया, A बाद में कर दिया है। QUAINT मतलब एक्वेंट का मतलब क्या होता है, परिचित के लिए यूज किया जाता है, जान पहचान वालों के लिए यूज किया जाता है।
प्रिविलेज की स्पेलिंग सही है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार, किसी को कुछ स्पेशल राइट्स मिले होते हैं उसको प्रिविलेज कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें वही सब्स्टिट्यूट करना है। कौन सा? क्या ये ब्रैकेटेड पार्ट है। टू मोस्ट पीपल फॉर हु, फॉर के साथ हु नहीं लगा सकते, क्या होगा? होम होगा। प्रीपोजिशन के बाद नॉमिनेटिव नहीं आता ना, ऑब्जेक्टिव आता है, तो फॉर हुम। ईमेल हैज़ बिकम नेसेसिटी, नेसेसिटी के पहले क्या लगेगा? आ लगेगा। अ नेसेसिटी, एक आवश्यकता, एक ज़रूरत हो गई है। पहले होम ढूंढ लो, ए 2 में होम लिखा हुआ है, यहाँ हु लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। अब इसमें अननेसेसिटी लगा है, इसमें नहीं लगा हुआ है अननेसेसिटी, ये गलत हो गया। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है, लगा लो। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ग्लोरीफाई का साइनोनिम बताना। ग्लोरीफाई करना मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, किसी की खूब तारीफ करना, एक जश्न मनाने जैसा होता है, तो ग्लोरीफाई करना। ग्लोरीफाई, प्रेज, एडमायर, अप्रिशिएट, कमेंड, ये सब होता है। लोअर, देखो ये वर्ब है, ग्लोरीफाई वर्ब है, और लोअर जो होता है ना वो एडजेक्टिव है, तो ये तो फिर होगा ही नहीं। मोक मतलब खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। अगर ये एंटोनीम लिखा होता तब तो हो सकता था, साइनोनीम नहीं हो सकता ये मोक। सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट करना मतलब जश्न मनाना, खूब खुशियाँ मनाना, तो ग्लोरीफाई का साइनोनीम सेलिब्रेट हो सकता है। वंडर का मतलब क्या होता है? आश्चर्य करना, चौंकना फिलहाल। और एक सोचा होता है सोचना, तो एक वंडर मतलब सोचना, थिंकिंग आएगा, सोचने के लिए आएगा, और एक चौंकने के लिए आएगा, तो इनमें दोनों से कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड वाला, सेलिब्रेट करना। 10वां क्वेश्चन आ जाओ। लिखा है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक सेंटेंस दिया है, इसके लिए एक वर्ड बताओ। अ पर्सन हु लाइक्स मैनकाइंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन काइंड और ह्यूमन सोसाइटी के लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ किया करते हैं, एंथ्रोप। बहुत बार ये वर्ड आया है। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। और जो ह्यूमन को लाइक करता है, तो पसंद करना, प्यार करने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? फिल। तो एंथ्रोप, फिलैंथ्रोप। अभी एंथ्रोप हो गया, इसी के पहले क्या लगा लो? फिल लगा लो, तो फिलैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप कौन हो गया? ये फिलैंथ्रोप हो गया आपका आंसर। ठीक, जो वर्ड बचे हैं देखो, लूनेटिक का मतलब होता है पागल, जानते हो? पागल। लूनेटिक असाइलम क्या होता है? पागल खाना। इंसेन कह सकते हो। इसी के लिए दूसरा वर्ड क्या होगा? इसका आंसर तो हम लोग लगा ही चुके हैं, तो मैं जरा यहाँ से जगह खाली करता हूँ, फिर आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताता हूँ। लूनेटिक मतलब क्या होगा? पागल हो गया। इसी को दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हो? इंसेन कह सकते हो, या मैड। ठीक है, आउट ऑफ माइंड। मर्शनरी का मतलब क्या होता है? हायर्ड सोल्जर कह सकते हो। किराए के सैनिक, किराए के टट्टू होते हैं, जो पैसा दो किसी के लिए लड़ने मारने को लिए तैयार हो जाते हैं, मर्शनरी होते हैं। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है? ये आदमी सेल्फ सेंटर्ड होता है। क्या होगा? सेल्फ सेंटर्ड। हर चीज़ के केंद्र में खुद को रखता है, मतलब आई एम द फर्स्ट, आई शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट, आई शुड बी गिवन मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे VIP हूँ। ठीक है, और हमेशा अपने ही बारे में सोचा करता है, नार्सिसिस्ट होता है। कभी ये खुद की तारीफ़ किया करता है, उसको भी नार्सिसिस्ट कहते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए। 11 में आ जाओ। क्या करना है 11 में? आपको एंटोनीम बताना है। किसका? ब्रैकेटेड वर्ड का। ब्रैकेटेड में क्या है? सफिशिएंट। याद करो, सफिशिएंट का क्या बताना है? एंटोनीम, अपोजिट। सफिशिएंट मतलब क्या होता है? पर्याप्त, एनफ होगा, इसका अपोजिट जाना है। गिवन सफिशिएंट एफर्ट मतलब पर्याप्त जो एफर्ट किया गया उसको ध्यान में रखते हुए ऑल नोन इन्फेक्शंस एजेंट्स कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर्याप्त के लिए, पर्याप्त का अपोजिट क्या होगा? ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल क्या होगा? ये साइनोनीम हो जाएगा। ऑप्टिमल क्या होता है? साइनोनीम होता है ना। तो सफिशिएंट का ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब पर्याप्त होता है। और ट्राइवियल का मतलब क्या होता है? मामूली। ट्राइवियल में क्या लगेगा? मामूली, मतलब जरा सा, एकदम ना के बराबर, रत्ती भर हो जाएगा। तो ये तो आप एंटोनीम में ले सकते हो। अनरिफाइंड मतलब जो साफ़ सुथरा ना किया गया हो। कैप्टिविटी, बंधन, गुलामी के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ट्राइवियल, मामूली, जरा सा, तनिक सा। ठीक है, अब आ गया जो 12 नंबर में क्या करना है आपको? इसके लिए एक वर्ड यूज करना है, अपोजिट, अपोजिंग या टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और रूलर।
अपनी ही सरकार या अपने ही राजा के खिलाफ हथियार उठा लेना या उसका विरोध करना, इसको क्या कहते हैं? विद्रोह कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विद्रोह। अपने ही राजा या अपनी ही सरकार के खिलाफ। विद्रोह के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या है? रिबेल यूज किया जाता है। ठीक है ना, रिबेल। ठीक, अब रिबेल, बाकी वर्ड देखो, वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? सर्विस, सेल्फ, ये होता है स्वयं सेवक। वॉलंटियर जो होते हैं वो स्वयं सेवक होते हैं। जैसे देश में बहुत सारे लोग हैं जो बाढ़ जहाँ आती है तो वहाँ अपनी मर्जी से जाते हैं सेवा करने के लिए, उन्हें वॉलंटियर, उन्हें स्वयं सेवक कहा जाता है। पार्टिसिपेंट मतलब जो किसी प्रोग्राम में भाग लेता है उसको पार्टिसिपेंट कहते हैं। योर आंसर इज रिबेल, मतलब विद्रोह। ठीक है, अब फिर अगला क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है किसका? एविडेंस का। एविडेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आप प्रूव कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? किसी चीज़ को। भाई एविडेंस मतलब होता है गवाही। गवाही, तो अगर गवाही दे रहे हो जिसका मतलब उसको ओपन कर रहे हो, खोल रहे हो, दिखा रहे हो, ये हो गया एविडेंस हो गया। अब इसका एंटोनिम बताना है। डुप्लीकेसी, डुप्लीसिटी मतलब उसको नकली कर देना, नकली चीज़ बनाना। सिग्नेचर का मतलब तो ये हो गया हस्ताक्षर करना। इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना हो जाएगी। कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? हाइड करना, किसी को छुपाना। अब क्या हो सकता है? एविडेंस का एंटोनिम क्या होगा? तो एविडेंस का एंटोनिम कंसीलमेंट होता है, क्योंकि जब हम एविडेंस देते हैं तो किसी चीज़ को खोलते हैं, ओपन करते हैं, और कंसीलमेंट का मतलब उसको छुपा रहे हैं, तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें देखो खाली जगह दिया हुआ है, भरना है। देखो पढ़ो पहले। मोस्ट ऑफ द ऑयल एंड गैस दैट द यूके डैश डज नॉट कम फ्रॉम रसिया। अधिकांश ऑयल और गैस, ज़्यादातर तेल और गैस जो कि यूके, जो कि यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन डैश करता है, वो रसिया से नहीं आता है। तो अब ये रसिया से नहीं आता है, इसका मतलब यूके जिसको अपने यहाँ मंगाता है। तो मंगाने के देखो चारों वर्ड क्या लगा? इम्पोर्ट। ठीक है अब अगर डज नॉट कम लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ क्या लगाना होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ई एस लगाना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट्स क्या होगा? ये इम्पोर्ट्स, क्योंकि प्रेजेंट यहाँ डज नॉट खुद से लाह दे रहा है, डज नॉट चिल्ला के कह रहा है कि कौन सी वर्ब होनी चाहिए? इम्पोर्ट्स होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर में आ जाओ। इसमें क्या करना है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब एक 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें बताना है 3 में स्पेलिंग की गलती है, एक कोई ऐसा है जिसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। चलो ढूंढते हैं। तो दे फ्लाई अराउंड लाइक नोबडीज बिजीनेस। बिजीनेस में स्पेलिंग क्या होती है? BUSI। ठीक है, तो ये बीजी गलत हो गया। आगे लिखा दे आल्सो शो प्रॉब्लम बिहेवियर। प्रॉब्लम बिहेवियर्स, बिहेवियर सही है। लाइक फिजिकल अग्रेशन एंड चीटिंग, ये सही है। सेकेंड वाले में सारी स्पेलिंग एकदम से सही है। क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो अगला देख लो। देखो यहाँ पे सजेशंस की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? डबल जी होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाओ तो देखो डिस्प्ले योर एलिजियंस, ये एलिजियंस गलत लिखा हुआ है। इसमें आई पहले होना चाहिए, ए बाद में होना चाहिए। क्लियर है? तो ये भी गलत हो गया। ठीक, आपका वही ऑप्शन जो मैंने बताया था कि सेकेंड वाला ही सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम 16 नंबर पे। एक इडियम दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करना है। अ स्टार्म इन टी कप। अ स्टार्म इन टी कप का मतलब क्या हुआ? आपके पास ये एक चाय का कप है। ठीक है, ये चाय का कप है, इसमें चाय है। अगर चाय के कप में तूफान आ जा रहा है या चाय के कप पे कोई तूफान खड़ा कर देता है, इसका मतलब क्या? वो छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, राई का पहाड़ बना देना, तिल का ताड़ बना देना, ये इस तरह का इडियम होता है। तो देखो क्या है? बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, नो। ग्रेट आउटरेज, आउटरेज मतलब गुस्सा, या एक्साइटमेंट अबाउट ट्राइवियल, ट्राइवियल मतलब मामूली सी बात पे, जरा सी बात पर ये भयानक आउटरेज, बता जरा सी बात पर लोग एक छप्पर लेके आ गए। तो ये इसी को कहते हैं स्टार्म इन टी कप। तो यही रहा आपका सेकेंड वाला ही आपका आंसर होगा। आगे आ जाओ 17 में। इसमें आपको एरर निकालनी है। तो नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड हैव बीन अकम्प्लिश्ड विदाउट पैशन। अगर पैशन ना होता तो इस दुनिया में बड़ा कुछ भी ना हुआ होता। ये हैव बीन किसके लिए लगाए हो? ये हैव बीन लगाए हो आप नथिंग के लिए।
नथिंग के लिए, और नथिंग क्या है, नथिंग माना जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ जो हैव लगा हुआ है वो क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। तो ये हैव गलत हो गया, सेकंड इज आप, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। 18 नंबर में आ जाओ भाई, इसमें भी क्या है, फिर इसे वही ग्रामेटिकल एरर है। देखते हैं एक और देखते हैं। सुजैन हैड रिसेंटली रन ऑन टू कैथरीन। सुजैन अचानक कैथरीन से मिली एट सुपरमार्केट। दे वर सीइंग ईच अदर आफ्टर मेनी ईयर्स। ये एक दूसरे को कई सालों के बाद देख रही थी। तो यहाँ सीइंग मतलब मीटिंग है, ठीक है, नहीं तो सीइंग का कंटिन्यूअस होता ही नहीं है ना, सी का कंटिन्यूअस नहीं होता है देखने के सेंस में, लेकिन यहाँ किस लिए लगा, मिलने के लिए, ठीक है। लिखा होता देवर सीइंग ईच अदर तो कंटिन्यूअस नहीं होता। यहाँ सीइंग का मतलब जिसे कहते हैं आई विल सी यू लेटर, मतलब फिर मिलेंगे, ये थोड़े कहेंगे फिर देखेंगे तो फिर मिलेंगे वाले सेंस में है, इसलिए यहाँ पे गलती ना निकालना, यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ रन ऑन टू ये लिखा है कि मतलब सुपरमार्केट में सुजैन अचानक कैथरीन से मिली, कई साल बाद मिले थे लोग, तो रन ऑन टू नहीं होता, बल्कि अचानक जब किसी से मुलाकात होती है कहीं पर, उसको कहते हैं हम लोग रन इनटू। क्या कहते हैं, रन इनटू नहीं, रन अक्रॉस, रन इनटू नहीं भाई, गलत हो गया था। रन इनटू मतलब टकरा जाना किसी से, रन अक्रॉस होता है। रन अक्रॉस में तो अचानक कोई मिल जाए हमको, कम अक्रॉस होता है। रन इनटू किसी से टकराने के लिए होता है, लग ये भी सकता है, मैंने काट तो दिया हालांकि, लेकिन ये क्या होता है रन इनटू होगा, ठीक है, हो सकता है रन इनटू। और कम अक्रॉस लगा दें अगर तो ये सूटेबल हो जाएगा, ठीक है। अक्रॉस जो है वो रन के साथ मत लगाओ, अक्रॉस कहाँ लगाओ, कम के साथ लगाओ, और इनटू किसके साथ लगाओ, रन के साथ। तो रन इनटू मतलब किसी से अचानक मुलाकात हो गई, और कम अक्रॉस मतलब किसी से अचानक मुलाकात हो गई, तो ये दोनों हैं, इनमें दोनों में से कोई भी लगा सकते हो रन ऑन टू की जगह पे, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया। तो रन ऑन टू, ये जो ऑन टू लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ पे रन इनटू लगाओ या फिर कम अक्रॉस यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में क्या कह रहे हैं, वही नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब क्या हुआ, ये इतना अंडरलाइन, ये ब्रैकेटेड है, इसी में देखते हैं कोई गलती हो सकती है। दे हैव बीन, अभी तो इतने में कोई गलती नज़र नहीं आ रही, दे के साथ हैव लगता है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लगता है। दे हैव बीन रिजेक्टेड, इनको रिजेक्ट कर दिया गया, कब रिजेक्ट कर दिया गया, व्हेन ही अराइव्ड। ओ ही अराइव्ड, अराइव्ड क्या है, पास्ट में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। अगर ही अराइव्ड पास्ट में है तो उसके आने के बाद उसको रिजेक्ट किया गया, तो दे प्रेजेंट में कैसे होता, दे हैव बीन रिजेक्टेड, सॉरी ये रिजेक्टेड बार बार बोल रहा हूँ, डिजेक्टेड मतलब क्या होता है, उदास होना, होपलेस हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना, वो डिसअपॉइंट हो गए हैं। अब ये देखो ये प्रेजेंट है, हैव बीन प्रेजेंट है, और जबकि वो आया पास्ट में, ठीक है, तो गलत हो गया हमारा। ये जो हैव बीन है एक्चुअली क्या होना चाहिए, हैड बीन होना चाहिए। जब वो आया तो क्या हो गया, ये डिजेक्टेड हो गया, ये निराश हो गए, उदास हो गए। तो हैव बीन शुड हैव बीन, हैड बीन, हैव बीन की जगह आप हैड बीन लगाओ, तो दे हैड बीन होगा। ये दे के साथ वाज भाई हो ही नहीं सकता, और देखो वर के साथ बीन लगता नहीं है, क्लियर हो गया, दे वर रिजेक्टेड हो सकता था, ठीक। चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 फेलर का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा, एंड टू थिंक आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, इन सारे चीज़ों के, इन सारे वर्षों के बारे में, इन सारे समय के बारे में सोच कर, यू स्टिल हैव द डांस टू से सच थिंग्स टू मी, आज भी आपके अंदर ये मतलब इतना डांस चीज़ है कि ये सारी चीज़ें मुझे कह रहे हो। एक बार फिर से समझो, एंड टू थिंक आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों, इतने वर्षों के बारे में सोचो, और आपके पास आज भी इतनी डैश चीज़ है कि ये सारी चीज़ें मुझसे कह रहे हो, मतलब आपके अंदर इतना एरोगेंस है, आपके अंदर इतना टेंजेंशियल है, आपके अंदर इतना फिटनेस है, आपके अंदर इतना ब्राइटनेस है, ठीक। फिटनेस ब्राइटनेस पॉजिटिव वर्ड है, जबकि यहाँ निगेटिव वर्ड जा रहा है, ठीक है, निगेटिव सेंस जा रहा है। आपकी इतनी हिम्मत है, आपका अंदर इतना वो है कि आप ये बात चीज़ें फिर हमसे कह रहे हैं इतने सालों के बाद। मतलब जैसे सपोज करो ये सिचुएशन है, दो लोगों में बहुत पहले कुछ खटपट हो गई, मनमुटाव हो गया, 4-5 साल के बाद फिर आदमी उतने ही अकड़ में, उतने ही टसन में वो सारी चीज़ें सुना रहा है, दोबारा सुना रहा है, तो वही चीज़। तो यहाँ फिटनेस और ब्राइटनेस नहीं होगी। टेंजेंशियल क्या होता है टेंजेंशियल का मतलब होता है अचानक जैसे कोई रास्ता बदल देता है, अचानक कोई ट्रैक या अपना मेन कोर्स चेंज कर देता है, ये लगेगा नहीं। तो फिर क्या लगेगा, एरोगेंस। इन्होंने कहा इतने साल के बाद भी आपके अंदर इतना एरोगेंस है, इतना अहंकार है, इतनी अकड़ है कि बातें फिर से मुझे सुना सकते हो, तो ये एरोगेंस हो जाएगा।
अब आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक। इसमें एक पैराग्राफ के 5 फेलर भरने हैं, देखते हैं कि क्या लगेगा किसकी जगह पर, लेकिन इसके पहले एक बार आपको पहले पढ़ना पड़ेगा इसको। देखो लिखा है कि इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समानता, एंड फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। तो इक्वालिटी एंड फ्रीडम, समानता और स्वतंत्रता है बोथ बीन आइडेंटिफाइड एज इम्पोर्टेंट डैश ऑफ डेमोक्रेसी सिंस द एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल से प्रजातंत्र का एक इम्पोर्टेंट डैश माना जाता रहा है इक्वालिटी और फ्रीडम को। तो एक इम्पोर्टेंट विशेषता, यहाँ पे क्या होगा, एक इम्पोर्टेंट विशेषता कह सकते हो, या एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण, फीचर कह सकते हो, या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो। ठीक है, क्या मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, एनालिटिक्स लिखा है, लिंग्विस्टिक्स लिखा है, स्टैटिस्टिक्स। एनालिटिक्स मतलब क्या होता है, समीक्षा हो जाएगी एक तरह से, विश्लेषण। स्टैटिस्टिक्स डेटा हो जाएगा, और लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा विज्ञान होगा। ये सब तो लगेगा नहीं, फिर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लगेगा, पहला वाला भर चुके हो। आगे लिखा है कि दीज प्रिंसिपल्स मतलब यही कौन, इक्वालिटी और फ्रीडम, ये दो सिद्धांत आर रिफ्लेक्टेड इन ऑल सिटीजन्स बीइंग डैश। ये इक्वालिटी और फ्रीडम कब दिखेगा, रिफ्लेक्टेड मतलब ये दिखता है। तो इक्वालिटी और फ्रीडम ये दोनों प्रिंसिपल्स कब दिखेंगे, जब ऑल सिटीजन्स बीइंग डैश बिफोर द लॉ, जब सारे के सारे सिटीजन कानून के सामने क्या है, इक्वल है, एक समान है। ठीक, सारे सिटीजन कानून के सामने समान है। एंड हैविंग इक्वल एक्सेस टू डैश प्रोसीजर, और सबके पास इक्वल एक्सेस है, सबकी पहुंच है डैश प्रोसेस। डैश प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, कोई लीगल प्रोसेस हुआ, तो कोई कानूनी प्रक्रिया हो तो कानूनी प्रक्रिया तक सबकी पहुंच हो, मतलब सबको कानूनी मदद मिल सकती हो, ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन आ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक जो प्रतिनिध्यात्मक डेमोक्रेसी होती है, प्रजातंत्र होता है, जिसमें जो रूलर्स हैं, जो सरकार चलाते हैं, वो जनता से चुन के आते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी उसमें डैश वोट हैज इक्वल वेट, तो उसमें हर वोट का बराबर मतलब जैसे पहले फ्रांस में था, वोट पड़ता था, तो उसमें जो आम आदमी है उसके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। जो ऊपर वाले तीन स्टेटा थे, क्लर्जी था और उसके बाद नोबल्स थे, तो उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होती थी, कम वाले के वोट की वैल्यू कम होती थी। लेकिन प्रजातंत्र में एक भिखारी के भी वोट की वैल्यू उतनी ही है जितना एक मतलब करोड़पति के वोट की वैल्यू है। इसका नुकसान क्या है, नुकसान यह है कि एक अनपढ़ गंवार के वोट की वैल्यू उतनी ही है जितना एक पढ़े लिखे के वोट की वैल्यू है, तो ये एक नुकसान हो जाता है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हर वोट की समान वैल्यू है। नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कोई अनुचित रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है टू एनीवन सीकिंग टू बिकम अ डैश। कोई भी आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, कोई आदमी रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, इलेक्शन कैंडिडेट बनना चाहता है, कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता, कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि आजकल हो रहा है, जिसका चाहते हैं उसका पर्चा कैंसिल करवा देते हैं, ठीक है। एंड द फ्रीडम, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, एंड द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स इज सिक्योर्ड बाई लेजिटिमाइज्ड राइट्स, और ये जो फ्रीडम है सिटीजन की वो सिक्योर है, वो सुरक्षित है। कैसे, लेजिटिमाइज्ड राइट्स, हमारे अधिकारों को कानूनी बना दिया, संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है, ये चीज़ हो गई। एंड लिबर्टीज विच आर जनरली प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यही वाली बात की इन्होंने। अब चलो एक तरफ से भरते हैं। तो पहले वाले में इन्होंने क्या कि इक्वालिटी और फ्रीडम को, इन दोनों को एक डेमोक्रेसी का मतलब बहुत प्राचीन काल से डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ पाएगा, पहले ही बता चुके थे। नेक्स्ट वाला, सेकेंड वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 22, इस वाले फिलर के लिए क्या लगाओगे। इन्होंने कहा कि ये सारे प्रिंसिपल्स कौन से, इक्वालिटी और फ्रीडम, ये प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं इन ऑल सिटीजन, कब, ऑल सिटीजन बीइंग डैश बिफोर द लॉ। तो जब सारे जो सिटीजन जितने भी नागरिक हैं देश के, वो सब कानून के सामने समान होंगे। तो समान के लिए क्या लगाओगे, अनइक्वल होंगे। अनफेयर, अनुचित, ये तो मतलब डेमोक्रेसी की आत्मा ही मर जाएगी। इरेगुलर और इनइक्वल ये कह दोगे तो डेमोक्रेसी की आत्मा खत्म हो जाएगी। तो क्या लगाओगे, इक्वल लगाओगे। नेक्स्ट में आ जाओ, थर्ड वाले फिलर में, यहाँ पे क्या लगाओगे, एक्सेस टू डैश प्रोसेसेस, मतलब और हर आदमी को इक्वल अवसर मिलता है कानूनी प्रक्रिया के लिए, सबको कानूनी सहायता मिलती है। तो कौन सा, रिलेटिव प्रोसेस या कोपुलेटिव प्रोसेस या पेरेनियल प्रोसेस या लेजिस्लेटिव प्रोसेस, तो ये लेजिस्लेटिव विधायी प्रक्रिया होती है ये।
रिलेटिव प्रोसेस नहीं, उससे संबंधित तो क्या हो जाए, कॉपुलेटिव का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, जैसे एंड हो गया, बिकॉज हो गया, ये होते हैं। और पेरिनियल का मतलब क्या होता है, पेरिनियल का मतलब 12 मासी, एक वर्ड सुना होगा ना 12 मासी। पेरिनियल रिवर का मतलब क्या हुआ, जिसमें 12 महीना पानी आता रहता है, ये समझ गए, निरंतर लगातार। नेक्स्ट में आ जाओ थर्ड वाले फिलर के लिए, ये रहा आपका फिलर नंबर, नहीं थर्ड तो हो चुका, 4 वाले के लिए आ जाओ। तो रिप्रेजेंटेटिव एग्रीकल्चर में डैश ओट हैज इक्वल हाइट, मतलब हर ओट का बराबर वजन होता है, हर ओट की बराबर वैल्यू होती है। तो यहाँ क्या लगाओगे, एवरी ओट। मच वोट, देखो वोट के पहले मच नहीं लगा सकते हो, मच अमाउंट के लिए यूज किया जाता है। आल के बाद वोट में एस लगाना पड़ता है, और यहाँ लिखा है वोट हैज बीन, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो आल लगा नहीं पाओगे वहाँ पे, फ्यू लगा नहीं पाओगे, क्योंकि ये दोनों प्लूरल कर देंगे। तो एवरी वोट लगाओ, ठीक है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी लेगा और सिंगुलर वर्ब भी लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये आपका है फिलर नंबर 5। तो यहाँ पे देखो क्या लगाओगे, तो इन्होंने कहा कि नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन अप्लाई टू एनीवन सीकिंग टू बिकम अ डैश एंड द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। जो डैश बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, डिक्टेटर्स बनना चाहता है, नो। बिकम के बाद आ लगा है, देख लो, ध्यान रखना, प्लूरल नहीं होगा, रूलर्स नहीं हो सकता, पीजेंट्स नहीं हो सकता, एकदम आसान सा काम है। सीकिंग टू बिकम आ लिखा है, आ के बाद फिलर है, आ किसके, डिक्टेटर्स प्लूरल है, यहाँ पे आ नहीं लग पाएगा, रूलर्स के पहले आ नहीं लग पाएगा, पीजेंट्स के पहले आ नहीं लग पाएगा, लगा दो आराम से, रिप्रेजेंटेटिव हो गया ख़त्म। चलिए, तो ये 25 क्वेश्चन भी हमारे हो गए। आज डेट कौन सी थी, 14 जून 2023 का थर्ड शिफ्ट ये ख़त्म हो गया। 13 और 14 जून 2 ख़त्म होंगे। अब 15, 19 और 20 3 दिन का और बचा हुआ, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर आज रात में मिलते हैं हम लोग 10 बजे। आज क्लोज टेस्ट होगा रात में 10 बजे। आज सेशन क्या है, क्लोज टेस्ट का, और क्लोज टेस्ट हो सकता है CGL का शुरू करें, ठीक है। तो आई होप कि रात में 10 बजे हमारी आपकी एक बार फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।